नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। गुजरात में भाजपा ने नया प्रयोग शुरू किया है। यह मामूली बात नहीं, जो आर्थिक कसौटी पर फॉरवर्ड आरक्षण का गुजरात ने फैसला लिया। पाटीदारों के आरक्षण की मांग के जवाब में गुजरात सरकार ने अंततः जो रास्ता निकाला है वह अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगा। यूं अदालत में इस फैसले की परीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय कर रखी है। उस नाते हरियाणा में जाट आरक्षण देने का जो फैसला हुआ है और गुजरात में फॉरवर्ड जातियों के गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण बना है वह न्यायिक समीक्षा तक अनिश्चितता में रहेगा। बावजूद इसके गुजरात की आनंदीबेन पटेल ने भाजपा हाईकमान की सलाह से जो फैसला लिया है उसका अखिल भारतीय मतलब है। गुजरात में कांग्रेस ने इस फैसले का समर्थन किया, मगर 10 के बजाय 20% आरक्षण की जरूरत बताई। उस नाते दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने फॉरवर्ड जातियों में आरक्षण की मांग को मानने का संकेत दिया है। सवाल है, जाति के आधार के बजाय यदि गरीब की कसौटी अपनाई गई है तो उसे बाकी आरक्षण में भी क्यों न लागू किया जाए। गुजरात में नए आरक्षण की कसौटी परिवार की 6.5 लाख रुपए सालाना आय है। आय सीमा या कि गरीब ही आरक्षण की बात यदि ओबीसी दलित आरक्षण में भी लागू हो जाए तो देश में माहौल बनेगा कि व्यवस्था सचमुच के जरूरतमंदों के लिए बन गई है। इससे जाति आधारित आरक्षण में आर्थिक कसौटी का फैक्टर जुड़ेगा और समाज में न्याय संगतता की धारणा बनेगी। संदेह नहीं कि गुजरात में नए आरक्षण और हरियाणा का जाट आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। सुप्रीम कोर्ट में यह विचार होना चाहिए कि आरक्षण व्यवस्था को रखते हुए भी उसे और ऐसे कैसे सुधारा जाए जिससे सामाजिक समरसता बने। आरक्षण व्यवस्था ने समाज में विग्रह और खुन्नस के जो बीज बोए हैं उन्हें खत्म कराना आज नंबर 1 जरूरत है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पूरी तरह जाया हो रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों सत्र के कामकाज की चिंता में नहीं है। संसदीय कार्यवाही को लेकर अनदेखी का आलम यह है कि मंगलवार को लोकसभा में कोरम की कमी हो गई। सरकार के प्रबंधकों का कहना है कि कांग्रेस ने इशारा करके अपने सांसदों को बाहर जाने के लिए कहा और फिर कोरम का मामला उठाया, लेकिन इससे संसदीय मंत्रियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। सत्ता पक्ष के अपने 330 लोकसभा सांसद हैं और उनमें से 55 सांसद सदन में न रहें तो सवाल खड़े होते हैं। विधानसभा चुनावों के कारण क्षेत्रीय पार्टियों के सांसद अलग नदारद हैं। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अन्ना डीएमके और चौथी बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। दोनों के राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रही हैं, इसलिए उनके गिने चुने सांसद ही कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। लेफ्ट के सांसद भी चुनाव प्रचार में बिजी हैं। चुनाव वाले राज्यों के कांग्रेस के सांसद भी लगभग पूरी तरह से गैर हाजिर हैं। ऊपर से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तलवारें खींच गई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, मनोहर पर्रिकर और किरीट सोमैया के बयानों के बाद अब सुलह सफाई की गुंजाइश खत्म हो गई है। सरकार को इसका अंदाजा था, तभी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली आदि वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस पर मशवरा किया। बताया जाता है कि सभी नेताओं की एक राय थी कि सरकार संसद में विधायी कामकाज के लिए अगस्ता मामले पर कोई मोलभाव नहीं करेगी। इसके बाद कांग्रेस के आला नेताओं ने भी टकराव बढ़ाने का फैसला किया। सो जीएसटी और एनिमी प्रॉपर्टी बिल अगले सत्र के लिए टल जाएंगे। असम में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव पूरा हो गया है और नतीजों का इंतजार है। 19 मई को 4 और राज्यों के साथ ही असम का भी नतीजा आएगा, लेकिन इससे पहले ही अनुमान के आधार पर जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। सभी पार्टियों के नेता मान रहे हैं कि त्रिंचुक विधानसभा बनेगी। इसमें कौन किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। सबसे हैरान करने वाली सक्रियता ISUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल की है। बताया जा रहा है कि वे अपने धुर विरोधी और भाजपा के सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से संपर्क साध रहे हैं। भाजपा के एक और सहयोगी असम गण परिषद से भी अजमल के लोग संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि अजमल BPF और अगप के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की संभावना देख रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी बिसात अलग बिछा रहे हैं। बताया जा रहा है कि त्रिंचुक विधानसभा आई तो भाजपा के घोषित उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल की जगह शर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक शर्मा अपने दम पर अजमल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी सेंध
प्रतिबंध लगा सकते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस के 1 दर्जन विधायक तोड़े थे। वैसे शर्मा ने भरोसा जताया है कि भाजपा को अपने सहयोगियों के साथ बहुमत आ जाएगा। उनके समर्थक मान रहे हैं कि भाजपा को बहुमत आएगा, लेकिन सोनोवाल माजुली सीट पर नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में शर्मा के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े सारे विवादों का पटाक्षेप होने वाला है। जानकार सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार नेताजी के निधन के बारे में हुई अब तक की जांच उस आधार पर की गई कमेटियों की सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है। एक बार उनके निधन का मामला सुलझ जाएगा तो उनके सारे सम्मान देने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में नेताजी के परिजनों को भी तैयार किया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार ने नेताजी से जुड़े दस्तावेजों की तीसरी किश्त जारी की। जैसे जैसे जानकारी सार्वजनिक हो रही है, विवाद कम होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर इस साल ये मामला सुलझ जाता है तो सरकार अगले साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। पहले नेताजी के परिजन उनके निधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न स्वीकार नहीं किया था। सरकार दिल्ली में उनका एक बड़ा स्मारक भी बनाने जा रही है। इसके लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर के परिसर में 6 एकड़ की एक जगह दी जा रही है। इस पर एक भव्य स्मारक बनेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद नेताजी दूसरे बड़े नेता हैं जिनका दिल्ली में स्मारक बनाया जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया था। बहुत जल्दी नेताजी की याद में बनने वाले स्मारक का भी शिलान्यास होगा। स्मारक बनने लगेगा तो मरणोपरांत भारत रत्न देना भी स्वाभाविक हो जाएगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कल दिन भर हुई चर्चा के बाद आज एक बार फिर राज्यसभा में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाले का मामला उठा। कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्रालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का जिक्र किया था, वे दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए। सदन में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सदन को ये बताया जाना चाहिए कि इन दस्तावेजों का हवाला देने वाले स्वामी की उन दस्तावेजों तक पहुँच कैसे हुई जिन्हें उन्होंने सत्यापित कराने और सदन के पटल पर रखने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि स्वामी ने जिन दस्तावेजों का हवाला दिया था उन्होंने उसे सत्यापित कराया और सदन के पटल पर रख दिया है। इस बीच कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सौदे के एक बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की एक चिट्ठी के हवाले से कहा कि उसके ऊपर गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम लेने का दबाव डाला गया था। विधायकों की खरीद फरोख्त का खुलासा करने वाले एक स्टिंग ऑपरेशन के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि हरीश रावत से सोमवार को पूछताछ की जाएगी। रावत ने सोमवार को सीबीआई मुख्यालय पहुंचने की हामी भरी है। गौरतलब है कि इस मामले में रावत ने खुद माना है कि दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन में वे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये मामला सरकार बचाने के लिए अपनी ही पार्टी के बागी विधायकों को मनाने के लिए पैसे देने के प्रस्ताव से जुड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के पीछे पड़े हैं। उन्होंने इस मामले में आक्रामक तेवर बरकरार रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति से इससे जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत वेबसाइट पर डालने की मांग की है। उप कुलपति को आज लिखे एक पत्र में केजरीवाल ने अंग्रेजी के एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सुरक्षित नहीं है। उन्होंने उप कुलपति से आग्रह किया है कि सभी दस्तावेजों की हिफाजत के लिए उचित कदम उठाए और बेहतर होगा कि अगर ये सभी दस्तावेज तुरंत वेबसाइट पर डाल दिए जाएं। केजरीवाल ने लिखा है कि इस देश के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री ली थी या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की ओर से भेजा गया पानी लौटा दिया है। केंद्र सरकार ने लातूर की तरह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए 10 टैंकरों वाली एक ट्रेन से पानी भरकर भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने पानी की ट्रेन को लौटा दिया और कहा कि उसके यहाँ हालात लातूर जैसे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में पानी की कमी नहीं है। पानी की ट्रेन लौटाने की खबरें सार्वजनिक होने के बाद राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार उसे पानी के 10,000 टैंकर उपलब्ध कराए ताकि वो पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सके। सदन ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से लाए गए 55 संशोधनों और 3 नए उपबंधों के साथ वित्त विधेयक को ध्वनिमत मंजूरी दी और इसके साथ ही निचले सदन से बजट पास हो गया। वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जेटली ने कहा है कि इस बार अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए उम्मीद है कि आर्थिक विकास की दर भी तेज होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में छाई मंदी के बावजूद भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास, रोजगार बढ़ाने और महंगाई को काबू में रखने को प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने लोकसभा में कहा कि 2014-15 में विकास दर 7.2% थी और 2015-16 में ये 7.6% रही। भारत दुनिया में सबसे अधिक तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
गुजरात और हरियाणा में आरक्षण आंदोलन ने राजनीति में जो झटके दिए हैं, उनसे क्या नए आरक्षण फैसलों से स्थिरता आएगी? क्या महाराष्ट्र में मराठाओं या अन्य प्रदेशों की खेतीहर जातियों को आर्थिक कसौटी के 10% आरक्षण से संतुष्ट किया जा सकेगा? क्या आरक्षण में गरीबी की मूलभूत बात को डाला जाएगा? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। दो राज्यों की भाजपा सरकारों ने आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में हलचल मचाने वाली ठोस पहल की है। पहले राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 14% आरक्षण देने का कानून पास किया और उसके बाद गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण का कानून बनाया है। राजस्थान में पिछले साल सितंबर में गरीब सवर्णों को और गुर्जर सहित विशेष पिछड़ी जाति को 5% आरक्षण का बिल पास हुआ था। इसके साथ ही राजस्थान का कुल आरक्षण 69% पहुँच गया है। पिछले हफ्ते गुजरात में गरीब सवर्णों को आरक्षण का बिल पास हुआ। उससे पहले हरियाणा सरकार ने जाटों को आरक्षण देने का कानून बनाया है। कहा जा सकता है कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का फैसला तात्कालिक आंदोलनों से प्रभावित हुआ है। राजस्थान में गुर्जर कई बार हिंसक आंदोलन कर चुके हैं। गुजरात में अब भी आंदोलन की आग सुलग रही है और पाटीदार समाज को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल जेल में बंद है। इसी बीच हरियाणा में जाटों ने आरक्षण के लिए कई दिनों तक हिंसा का जो तांडव किया था, वह भी एक मिसाल है। यह संभव है कि इन आंदोलनों की वजह से तत्काल आरक्षण के ये फैसले हुए हों, लेकिन इससे आगे की राह बनती है। अगर सरकार आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार बना रही है तो सभी वर्गों के लिए एक समान रूप से लागू हो सकता है। हालांकि अभी तीनों राज्यों के कानून सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हुए हैं और इन्हें अंतिम नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह एक नई पहल है। एक जाति को आरक्षण देने की व्यवस्था की बजाय एक वर्ग को आरक्षण की पहल हुई है। ध्यान रहे, पहले जब मराठों और जाटों को यूपीए सरकार के समय आरक्षण दिया गया था, तब अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। असल में एक जाति को चुनकर आरक्षण देने का फैसला भेदभाव वाला है। इसलिए संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें आर्थिक आधार भी शामिल किया जा रहा है। भारत में आरक्षण बेहद संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है, इसलिए इस पर कोई खुलकर नहीं बोलता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा का बयान दिया है, तो उन्हें और भाजपा को बिहार चुनाव के दौरान उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए आरक्षण का लाभ ले रहे समाज के लोग आगे आकर अगर समाज की गैर बराबरी मिटाने की पहल करते हैं और आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर चर्चा करते हैं, तभी कोई सकारात्मक पहल हो सकती है। इस लिहाज से पिछले दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने पहल की। उन्होंने दलित समाज के ऐसे लोगों से आरक्षण छोड़ने की अपील की जो सक्षम हो गए हैं। गौरतलब है कि आरक्षण पर बहस के दौरान अदालत से लेकर आयोगों तक में यह मामला उठा है और आजादी के इतने बरसों बाद भी आरक्षण में सिर्फ जातियों को जोड़ा जा रहा है, कोई जाति आरक्षण से बाहर नहीं हो रही है। क्या इसका मतलब यह है कि करीब 70 साल में भी आरक्षण से किसी जाति का पूरा कल्याण नहीं हो पाया है? अगर ऐसा है, तब भी क्या इस पर नए सिरे से विचार की जरूरत नहीं है? राजस्थान और गुजरात के फैसले के बाद यह चर्चा होनी चाहिए कि क्या सिर्फ सभी वर्गों के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है? इसमें पिछड़ी, दलित और सवर्ण जातियों के अलावा अल्पसंख्यक भी आ जाएंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गुजरात के आरक्षण रास्ते पर चर्चा करेंगे। जात आधारित आरक्षण को आर्थिक कसौटी पर ढालकर उसे न्याय संगत बनाना मुश्किल नहीं है। गांव देहात में खेती की बदहाली ने हर जात को, हर परिवार को आरक्षण का भूखा बना दिया है। आर्थिक पिछड़ेपन का आधार बदला है, तो उस अनुसार आरक्षण की व्यवस्था पर भी विचार होना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, गुजरात में सरकार ने आर्थिक कसौटी के आधार पर 10% आरक्षण का जो फैसला किया है, क्या वो आरक्षण की व्यवस्था का नया रास्ता बनता हुआ लगता है? रास्ता तो उन्होंने नया ढूंढा है। वो आरक्षण का जितना है उससे ज़्यादा अपनी मुसीबत को हल करने का रास्ता है। जो पटेलों का आंदोलन हो गया था, उसकी हवा निकालने के लिए इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि भाई अगर कोई भी गरीब है और पटेल भी गरीब है तो उसको हम आरक्षण देंगे। लेकिन आप देखें, इसमें दो पैंच हैं। एक तो कहा कि जिस परिवार की आय 50,000 रुपया महीना है या उससे कम नीचे है, उससे उन्हीं कम को मिलेगा, उनको मिलेगा।
लेकिन भारत सरकार में जो गरीबी की रेखा है वो तो एक परिवार में 1000 रुपए महीने की है, 30 रुपए रोज की है। एक 5 आदमियों के परिवार में 3 आदमी वो काम एक कर रहे अलग हो। कसौटी, वो अलग कसौटी है। लेकिन यहाँ भी ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उसका जो फर्क है वो 2.5 लाख कि 5 लाख वो है। उस नाते गुजरात ने अपनी संपन्नता के आधार पर उसको बड़ी कसौटी, ऊंची कसौटी बनाया। आपका तर्क मैंने मान लिया कि कसौटी जरा और ऊंची बना दी और उसमें पटेलों को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि पटेल लोग तो संपन्न हैं, ताकतवर लोग हैं, उन्हीं के लिए बना है ये। लेकिन नहीं, उसमें फॉरवर्ड जातियां बाकी जातियों के लिए भी रास्ता खुलता है, तो उस नाते महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए खुल सकता है, बाकी जगह और खेतिहर दूसरी जातियों के लिए भी खुलेगा। इसका अनुकरण दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। और ये जो सीमा है 50,000 की, ये कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, तो एक रास्ता तो बना है। लेकिन इसमें समस्या एक जो मैंने कही वो भी है कि जो नितांत गरीब लोग हैं, जो इनके बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं, जो अपने बच्चों को इस लायक ही नहीं बना सकते कि परीक्षा दे सकें, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? मेरा कहना है कि नौकरियों में आरक्षण देने के बजाय शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए, और 50% नहीं 80% होना चाहिए। और जो भी गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। और उनको आरक्षण मिलने का मतलब सिर्फ पढ़ने की सुविधा नहीं, रहन सहन, खान पान, सारी सुविधा, पढ़ने लिखने की वस्तुओं की सुविधा, सब मतलब मुफ्त मिलना आप आरक्षण को, उस व्यवस्था को एक पूरी तरह शिक्षा पे लेके इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है आज की तारीख में कि कोई पार्टी या कोई नेता इसे नहीं बोल, जो मौजूदा व्यवस्था है उसी को किस तरह सुधारा जाए, ये संभव नहीं क्या कि भाई जो अभी आरक्षण अलग जाति, ओबीसी या SC ST, उसमें भी अगर आर्थिक कसौटी में गरीबी को डालें तो कंपोनेंट तो उससे एक समरसता बनेगी। लेकिन आप देखें कि ये जो अगर लागू हो जाए, गुजरात वाला पहली चीज तो लागू ही नहीं हो सकता, क्योंकि 50% की सीमा बांध रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये लागू करने से उल्लंघन होगा, और अगर उल्लंघन नहीं होगा तो वो जो 50% अभी मिलता है SC ST को और पिछड़ों को, उसमें से काट करो तो झगड़े खड़े होंगे। जाटों ने जितना आंदोलन किया यहाँ, पटेलों ने किया वहाँ, गुजरों ने किया राजस्थान में, उससे बड़े आंदोलन अब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो जो जिनको दिया जाना है, ये शंका है, ये तमाम बातें उसी में मेरा ये कहना है कि अगर सरकार या अगर भाजपा की कोर कमेटी या भाजपा की लीडरशिप केंद्र और राज्य स्तर पर ये सोचे कि नहीं, हमें आर्थिक कसौटी को डाल के आर्थिक गरीबी को आधार बना के हमें आरक्षण को की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये एक परिवर्तन होके इससे कुछ बुनियादी परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, जिस बुनियादी परिवर्तन की कल्पना मैं कर रहा हूँ वो तो नहीं आएगा, वो तो नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम होगा। अपने आप में कदम तो होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। अगर नरेंद्र मोदी ये हिम्मत कर सके कि आरक्षण का आधार आर्थिक बना दे, और सचमुच जरूरतमंद जो भी हैं, किसी जाति के हों, भले वो मतलब SC कोटे में भी अब बेहद गरीब, जो सचमुच गरीब है उनका में ये एक शर्त डाल दे, कोटा उतना ही रहे, लेकिन तो फिर एक जो समाज में जो विग्रह और जो झगड़ा है वो खत्म होगा, वो घटेगा। और कुछ लोगों को जलन होगी, कुछ लोगों को शिकायत होगी, होती रहे, लेकिन बड़े समाज का भला होगा। और जो गरीब, पिछड़े, ग्रामीण, SC ST, जिनकी पीठ में उन्हीं के लोग छुरा भोंकते हैं, मालदार हैं, तीसरी पीढ़ी के अंदर भी आरक्षण ले रहे हैं उनके, तो वो एक उस व्यवस्था को ठीक बनाने पर फोकस होना चाहिए। यही बात मोहन भागवत जी ने कही। नहीं, पर इस बात को क्या सुप्रीम कोर्ट या ये कार्यपालिका के बूते का मामला है, या सर्वदलीय होगा, या कैसे, ये संभव कैसे? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अगर संसद बहुमत से, प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से सारी व्यवस्था को बदलना चाहे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर किसी चीज को टर्न डाउन भी कर दे तो उसको दोबारा संसद में लाके पास कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? नहीं, आप में दम होना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या है कि इसमें आम राय भी राजनीतिक तौर पर और विधायिका के अंदर आम राय बन के और ऐसा फैसला हो संभव नहीं है। वो तो बुनियादी तौर पर ये आंदोलन कोई बीच का इधर उधर के रास्ता निकाल कर ही काम बनेगा। नहीं व्यास जी महाराज, आप जो कह रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूँ, उन मजबूरियों को मैं जानता हूँ, लेकिन फिर लीडरशिप क्या होती है? नहीं, वो नेतृत्व क्या होता है? अगर नेतृत्व हो जोरदार, अपने लोगों को समझाए, विरोधियों को समझाए और सबको समझाए कि ये मोदी अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है, देश के फायदे के लिए कर रहा है, लोग मानेंगे और सहयोग मिलेगा और एक क्रांतिकारी काम होगा। लेकिन आपके अनुसार ये जो मामला अभी जो पहल हुई है, इसके राजनीतिक मायने क्या 2019 तक इसमें कुछ और इस तरह की चीजें पहल होके कोई रास्ता निकलेगा, या ये तो एक तरह से नया पंडोरा बॉक्स खोलना जिसमें झगड़ा और बढ़ेगा? ये इस पे निर्भर करेगा कि हमारे नेतृत्व में परिपक्वता कितनी है,
और साहस कितना है और बौद्धिक बल कितना है। नहीं नहीं, लेकिन इसमें जैसे गुजरात में, जैसे दो हरियाणा सरकार ने एक जाट आरक्षण किया है या गुजरात सरकार ने किया, ये अपने यहाँ का प्रबंधन कैसे करते हैं इसके ऊपर भी निर्भर है। नहीं, ये तो यही है कि जिसने ज्यादा मुंह खोला उसके मुंह में टुकड़ा डाल दिया। उससे ये अप्रोच थी जो अभी इससे एक तरह से जाहिर होती है, ये सब दूर यही अप्रोच, लेकिन फिर भी इससे एक रास्ता निकलता है। ये जो मेरुदंडहीन नेतागिरी है ये उसका अप्रोच है। लेकिन कोई रीढ़ की हड्डी वाला नेता हो देश में, जबरदस्त नेता हो, वो देश हितकारी अप्रोच निकालेगा, वो थोक वोट प्राप्त करने की कोशिश वाली अप्रोच नहीं निकालेगा। देखें, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ये काम कर दे, जी बहुत बड़ा काम होगा। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।